नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम धीरे 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 करके एक एक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते चले जा रहे हैं। और आज नंबर है अव्ययों का। अव्यय मतलब कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक बहुत ही जरूरी अध्याय है। यहां से प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। मैंने आपसे सिर्फ एक वादा मांग रखा है कि आप ऑन द डेली बेसिस क्लास में प्रेजेंट हो जाएं, डेली क्लास में लाइव आप आ जाएं। उससे हमारा क्या होगा, उससे आप मेरे साथ लगातार तैयारी करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे बता दीजिए। और फिर आज के शानदार जानदार सेशन को शुरू करते हैं, जो क्रिया विशेषण के संदर्भ में आपको बूम एकदम वाव कर देगा कि भाई इस तरह से भी चीजों को पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी चीजों को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक कमेंट मेरे पास आया था, मैंने बताया था संभवतः उसके बारे में, कि बच्चे ने कहा है कि पहले हमको ये लगता था कि हिंदी परिभाषाओं का विषय है और रटने वाला विषय है, परंतु जब से आपके साथ हिंदी पढ़ रहे हैं तब से ऐसा लगने लगा है कि हिंदी तो समझने वाला विषय है, ना कि रटने वाला। बिल्कुल। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद को धारण करने वाले और अपने परिवार का मान बढ़ाने वाले आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। बहुत शानदार। अब देखो, हम सीधे ही हमारे टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम मैंने आज रखा है क्रिया विशेषण। पर मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता देना चाहता हूं जिससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने एक बैच में पर्यायवाची शब्द करवाए। पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है, समानार्थक कहा जाता है। तो एक बच्चा बोलने लगा, सर आपने, मैंने वो करवाए पर्यायवाची शब्द और मैंने ये बताया कि इनका अन्य नाम समानार्थी या समानार्थक शब्द भी होता है। तो बच्चा मेरे को कुछ दिन बाद बोलता है, सर आपने समानार्थी शब्द तो करवाई नहीं। मैंने कहा भाई इसका मतलब तूने वो क्लास नहीं ली है पर्यायवाची वाली। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। क्या नाम है बाबू? टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इतना ही हम समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसी को एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को एडवर्ब कहा जाता है। पर इस टॉपिक पर आगे चलने से पहले कुछ चीज हमको समझ लेनी जरूरी है, और वो है हमारे क्या के प्रयोग के आधार पर शब्दों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, प्रयोग के आधार पर शब्द के। जब हम शब्द रचना देखेंगे, जब हम शुरू करेंगे ना, अभी यूपीएसआई के बाद ना हम कोशिश करेंगे, यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा ना जब, तो हम कोशिश करेंगे कि आधे पौने घंटे का एक सेशन अलग से लगा लें, या जैसे भी एडजस्टमेंट होगा फिर देख लेंगे, लगा लें, कोशिश करेंगे, मतलब पक्का नहीं है। फिर तो या तो फिर ये व्याकरण पूरा होने के बाद फिर आराम से करेंगे। और हमारे पास 2 महीने का समय है, हम मार्च अप्रैल में खत्म कर देंगे, जून में आपकी परीक्षा है। तो आपको 1.5 पौने 2 महीना आराम से मिल जाएगा उसका रिविजन करने का। तो जब हम शब्द रचना को देख रहे होंगे कि शब्द रचना या शब्द भेद देख रहे होंगे, तो शब्द भेद में एक बात आती है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपके अलग अलग भेद हैं। उसमें एक भेद ये भी है कि शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना जरूरी है, थोड़ा यहाँ जान लेना जरूरी है। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं बाबूजी, वो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक इधर लिखेंगे और एक हम इधर लिखेंगे, ठीक है। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं आपके विकारी शब्द। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं आपके विकारी शब्द। और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही है, हमने पहले भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। विकारी का क्या मतलब हो जाता है? विकारी का मतलब हो जाता है जो जिसमें विकार होता हो। विकार, विकार का मतलब परिवर्तन होता हो। विकार का मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाता हो। और परिवर्तन को ही अंग्रेजी भाषा में चेंज कहा जाता है। कुछ अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी होंगे तो परिवर्तन या विकार ना समझ पाए तो चेंज से समझ पाते होंगे। तो ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, किस आधार पर? तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाते हैं। इनमें इनके कितने भेद आगे चल करके हो जाते हैं? तो इनके 4 भेद आगे देखने को मिलते हैं। कितने? इनके 4 भेद हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है संज्ञा।
ये बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको बोलना पड़ेगा संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। और हमने इस चीज को प्रूफ भी किया वहां पर। उसके बाद संज्ञा के साथ सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। उसके बाद हमारा क्रिया जो है वह भी एक विकारी शब्द है। और चौथे नंबर पर हमारा जो विशेषण है वह भी एक विकारी शब्द है। यह बात आपको बहुत अच्छे से जाननी और समझनी चाहिए। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम देखने का प्रयास करें तो दूसरा जो हमारा शब्द है वो है अविकारी शब्द। कौन सा है मेरे भाई? दूसरा है हमारा अविकारी। और अ का मतलब होता है नहीं, विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार होता है। यानी कि एक ऐसा शब्द, यानी कि एक ऐसा शब्द ना, वे शब्द, इसमें आप लिखिए वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें विकार, विकार मीन्स परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो जस के तस आपके बने रहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। और इसके भी आगे चल करके चार भेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके भी हमारे पास चल करके चार भेद हो जाते हैं। देखो, हम हर एक टॉपिक को यहां पर पढ़कर आए हैं, संज्ञा को भी, सर्वनाम को भी, क्रिया को भी और विशेषण को भी। और उसके बाद हमारा ये चार भेद आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले आपका क्रिया विशेषण आता है। क्या आता है? सबसे पहले हमारा इसमें क्रिया विशेषण आता है। उसके बाद इसमें आता है आपका संबंध बोधक। दूसरे पर क्या आता है? संबंध बोधक। दूसरे नंबर पर हमारा यहाँ पर संबंध बोधक आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा यहाँ पर आ जाता है समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक हमारा यहाँ पर आ जाता है, जिसके आगे चल करके दो भेद बनते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। और चौथे नंबर पर जो हमारा आ जाता है मेरे भाई, वो आ जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब मैं एक एडिशनल चीज जिसके लिए मैंने सारा काम किया है वो बताने का प्रयास करता हूं। देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, जब ये सारे के सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने अव्यय नहीं पढ़ाए। क्या नहीं पढ़ाए? अव्यय नहीं पढ़ाए। और अगर मैं यहां पर इस टॉपिक को अव्यय लिखकर पढ़ाता तो आप कहते सर क्रिया विशेषण नहीं पढ़ाया आपने, समुच्चय बोधक नहीं पढ़ाया। तो बाबूजी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अविकारी शब्दों का ही नाम, अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? इन्हीं का जो अन्य नाम है वो क्या है? इन्हीं का, अविकारी शब्दों का ही अन्य नाम अव्यय है। क्या है? अव्यय है। अव्यय, अविकारी शब्द ही अव्यय है। तो अगर आप यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय कह दो तो इसमें कोई बात गलत थोड़ी है। अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये इनके एक्चुअल नाम हैं और हमको जानना चाहिए। तो जब हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो आप ये मान करके चलें कि हमने अव्यय को आज शुरू कर दिया है और अव्यय को हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? एक बार बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर और फाइन तरीके से हमको समझना जरूरी है। अगर हम चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सर संज्ञा कब कराओगे? नहीं कराएंगे संज्ञा, नहीं कराएंगे संज्ञा। हाँ बिल्कुल, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गिफ्ट लेना, मेरे को ले जाना। आप बताओ मेरे को एक बार थम्स अप करके बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? बताइए दोस्तों। अब फिर हम आगे चलते हैं और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, निपात जो होता है उसको बहुत सारे लोग अव्यय में मानते हैं, बहुत सारे लोग अव्यय में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक अलग टॉपिक की तरह से करके पढ़ेंगे आफ्टर दीज टॉपिक्स। इन्हीं के बाद हम उन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। माइक दूर करो। अच्छा ठीक है, माइक दूर कर लेते हैं सरकार, हजूर आला। हाँ क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। एक मिनट में ना बैटरी चेंज कर देता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैटरी लो होने की वजह से दिक्कत है।
हाँ हाँ हाँ। देखो, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर लिंग वचन और कारक क्या है, तो भाई मैं तो डूब के मरना चाहता हूं अब सच में। लिंग वचन कारक विकारक तत्व हैं जो विकार उत्पन्न करते हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपको यहां पर स्पेशल नोट की तरह से लिखना है, नोट की तरह से, तो इनमें जो विकार हो रहा है ये कारण ही है उनका, उस विकार का, उस परिवर्तन का कारण लिंग वचन और कारक ही है। लिंग वचन और कारक विकारक तत्व हैं। क्या है? लिंग वचन और कारक विकारक तत्व हैं, विकारक तत्व हैं। लिंग वचन और कारक विकारक तत्व हैं, ये चीज ध्यान रखो। इनमें विकार नहीं होता है। ये कोई लिंग वचन और कारक कोई शब्द थोड़े ही है मेरे भाई। लिंग जो है वो संज्ञा का ही तो रूप है, वचन जो है वो संज्ञा का ही तो रूप है, कारक जो है वो संज्ञा का ही तो रूप है। पर जो इनका काम है वही इनको अलग बनाता है। इस चीज को समझो, इसीलिए तो मैं कहता हूं। कोई बच्चा कह रहा है कि अव्यय का मतलब क्या होता है, तो अव्यय को अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो यहां पर लिखा है अ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च। तो जो खर्च नहीं होता, यानी कि जो खर्च नहीं होता, यानी कि जिसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, उसी को अव्यय कहा जाता है। ठीक है, उसी को अव्यय कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हैं क्रिया विशेषण से, और मेरे साथ चीजों को जानने का और देखने का आप लोग प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारे द्वारा यहां पर लिखा जाएगा क्रिया विशेषण। क्या लिखा जाएगा? क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। तो अब आपको थोड़ी सी बात यहां पर देखनी चाहिए और थोड़ी सी बात यहां पर जाननी चाहिए कि नाम ही अपने आप में बता रहा है कि मैं क्या हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, किस तरह का हूं, क्या हूं। तो ये यहां पर दो शब्द आपके छुपे हुए हैं, दो शब्द आपके हैं छुपे हुए हैं, क्या स्पष्ट दिख रहे हैं? तो क्रिया, तो क्रिया का मतलब क्या है? कार्य का करना या होना। क्या है? कार्य का करना, कार्य का करना या होना। कार्य का करना या होना क्रिया होता है। और बाबूजी विशेषण क्या होता है? तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। क्या करता है? जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। ये दो इसके अर्थ निकल गए। यहां पर दो बातें हैं, एक क्रिया लिखा है, एक विशेषण लिखा है। तो अगर मैं सीधे सीधे एक बात बोलना चाहूं कि एक ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता है, और किसकी बताता है? क्रिया की। तो यहां पर सीधे ही आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो क्रिया की, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखें, यह बात आप समझने का प्रयास करें। क्रिया की जो विशेषता बतावें, और विशेषता का मतलब क्या है? विशेषता का मतलब कोई अच्छाई नहीं है। विशेषता का मतलब कोई अच्छाई नहीं है। अगर यहां पर आपको एक स्पेशल नोट लिखना पड़ जाए कि जो क्रिया के बारे में बात करे, विशेषण का मतलब मैंने क्या बताया था? जो बात करे। तो सीधी सीधी और बिल्कुल साधारण अर्थ है, जो शब्द क्रिया के बारे में बात करे, बात खत्म। जो शब्द क्रिया के बारे में बात करे, जो शब्द क्रिया के बारे में बात करे, जो शब्द क्रिया के बारे में, जो शब्द क्रिया के बारे में बात करे, जो शब्द क्रिया के बारे में बात करे, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया के बारे में बात कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें, जैसे आप एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे हमने लिखा यहां पर पुस्तकें, पुस्तकें धड़ाधड़। जैसे हम यहां पर लिखें, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहां पर लिखें पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यहां पर लिखा कि रामू, रामू तेज तेज चल रहा है। क्या लिखा हमने यहां पर? रामू तेज तेज चल रहा है, रामू तेज तेज चल रहा है, रामू तेज तेज चल रहा है। जैसे जब तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो ढोल बजेंगे, तो ढोल धमाधम बज रहा है। क्या लिखेंगे? ढोल धमाधम बज रहा है,
या ढोल धमाधम बजेगा, धमाधम बजेगा। ये एग्जाम्पल हमने लिया। जैसे इसमें और एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें हम, हाँ, ये रहपट सटासट लग रहे हैं, रहपट सटासट लग रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रहपट सटासट लग रहे हैं, लगेंगे ना, कब लगेंगे रहपट सटासट? जब मम्मी पापा ने पैसे भी दिए हैं, जब मम्मी पापा ने पैसे भी दिए हैं और भाई तुमको पढ़ना है, तुमको लाइब्रेरी की फीस भी मिल रही है, तुमको सपोर्ट भी मिल रहा है, और उसके बाद भी आप पढ़ो ना। उसके बाद अभी बस क्लास खत्म होते ही इंतजार है, हाँ बाबू कैसी हो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और ये नहीं पता लग रहा है कि वही जिंदगी खराब हो रही है। तो बाद में जब नंबर नहीं आएगा, यार मेरी मिठाई चली गई थी, पेपर हार्ड आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तो रहपटी सटासट लगेंगे, फिर और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले इन चारों के चारों वाक्यों में, जिनको हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, उनमें आपको क्रिया को पकड़ना होगा। तो यहां पर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो आप यहां पर देखो क्या है, बिकना। यहां पर क्रिया क्या है, ये बिकना है। यहां पर ये क्रिया क्या है, बिकना है। रामू तेज तेज चल रहा है, तो यहां पर चलना क्या है, चलना यहां पर आपका क्रिया हो जाएगा। ढोल धमाधम बजेगा, यहां पर बजना हमारा क्रिया हो जाएगा। और बाबू रहपट सटासट लग रहे हैं, तो लग रहे हैं, लगना, लगना यहां पर आपका क्रिया हो जाएगा। पर अगर आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देवें, तो आपको यहां पर कुछ शब्द मिलेंगे जो क्रिया के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हुए दिखाई देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहले एग्जाम्पल में वो कौन सा शब्द है, सिर्फ पहले एग्जाम्पल में वो कौन सा शब्द है जो क्रिया के बारे में बात कर रहा है, जो क्रिया के बारे में बात कर रहा है, वो मैं जानना चाहता हूं। आप एक बार लिखना मेरे को। हाँ हाँ, मुझे बताओ पहले आप एक बार, बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे। हाँ हाँ, खूब आनंद लीजिए। हाँ, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस बारे में बोल रहे हो? हाँ, पहले एग्जाम्पल में धड़ाधड़, बिल्कुल क्या चीज है, धड़ाधड़ जो शब्द है यहां पर। अब मान लिया कोई किताब आई, बढ़िया किताब निकाली, अब किताब बढ़िया निकाली और बच्चों को पसंद आई, तो धड़ाधड़ बिकेगी। तो आप यहां पर देखो, जो ये धड़ाधड़ शब्द है, ये बात कर रहा है बिकने के बारे में। किसके बारे में? बिकने के बारे में, कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिक कैसे रही है? धड़ाधड़, ठीक है। उसके बाद रामू, मच्छर राजा आ गए यहाँ पर बोर्ड पर, ये भी यूपी पुलिस की तैयारी करने आया है। इसकी भी गर्लफ्रेंड ने कहा होगा, जहाँ पहले कांस्टेबल बन के आ, फिर मैं अपने पापा से बात करूंगी तेरे लिए। तो ये भी क्रिया विशेषण पढ़ रहा है यहाँ पर। तो रामू तेज तेज चल रहा है, तो आप देखो यहाँ पर चलने के बारे में बात हो रही है कि वह तेज तेज चल रहा है। ढोल क्या हो रहा है? ढोल धमाधम बज रहा है, यहां पर ये धमाधम शब्द बजने के बारे में है। और रहपट सटासट लगेंगे, तो सटासट जो शब्द है वो लगने के बारे में आपका बात कर रहा है। तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तेज तेज, धमाधम और सटासट, ये यहां पर आपके क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण हो जाएंगे। यहां पर ये आपके क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया के बारे में बात करें, जो क्रिया जो है, क्रिया की विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण कह देते हैं। यहां तक की स्थिति आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, जैसे एक बच्चा एग्जाम्पल दे रहा था, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे एक बच्चा बोल रहा था, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कुत्ता जोर जोर से, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने। जैसे एक इसमें लिखें कि वह अचानक आ गया, हमने यहां पर लिखा वह अचानक आ गया, आ गया, वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गया। जैसे हम इसमें लिखें कि रमेश 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 के बारे में थोड़ा लिखें, बताओ आप लोग कुछ एग्जाम्पल। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ हाँ, जैसे हम इसमें लिखें कि रमेश दिल्ली से, रमेश दिल्ली से, रमेश दिल्ली से कल आएगा, रमेश दिल्ली से कल आएगा, रमेश दिल्ली से कल आएगा, ठीक है। रमेश दिल्ली से कल आएगा। जैसे हम यहां पर सीधे सीधे लिखें, यहां पर सीधे सीधे लिखें कि यहां आओ,
हमने सीधे सीधे यहाँ पर लिखा यहां आओ, ये एक एग्जाम्पल लिख लिया हमने। तो आप सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना है, जो आपको पहचान करनी है, वो क्रिया की करनी है। तो यहां पर आप देखो भौंकना क्या है, भौंकना यहाँ पर क्रिया है। भौंकना क्या है, भौंकना यहाँ पर आपका क्रिया है। अगेन यहाँ पर देखो आना यहाँ पर क्रिया है, आना यहाँ पर क्रिया है। अगेन यहाँ पर आना क्रिया है और यहाँ पर फिर आओ, ये अगेन यहाँ पर आना क्रिया है। परंतु आप यहाँ पर देखने का प्रयास करोगे कि भौंकना कैसे, जोर जोर से। भौंकना कैसे, जोर जोर से। आ गया कैसे, अचानक आ गया। आ गया कैसे, अचानक आ गया। रमेश दिल्ली से कल आएगा, तो कब आएगा, कल आएगा। तो ये टाइम के बारे में बात कर रहा है कि कल आएगा। और यहां पर देखो आप, यहां आओ, जैसे ही कहा गया यहां आओ, तो ये स्थान के बारे में बात कर रहा है कि यहां आओ। क्रिया के बारे में बात हो रही है कि यहां आओ। तो यहां पर जोर जोर, अचानक, कल और यहां, ये सब के सब आपके क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। अब हम बात करते हैं आगे क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। किसके बारे में, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और क्रिया विशेषण के भेद में आपको इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत आसानी से पहचान ले जाओगे कि क्रिया विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है। ये स्थानवाचक है, कालवाचक है और आपका रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा क्रिया विशेषण के भेद। क्या लिखे मेरे भाई, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के भेदों में आपको सीधे सीधे एक चीज जान लेनी है कि भाई साहब इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कहीं कहीं पर इसके 5 भेद भी देखने को मिलते हैं, बट हाँ हाँ ठीक है। तो 5 भेद इसके देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पर वो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। हमारी परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण के 4 ही भेद होते हैं, है ना, 4 ही भेद आपके होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखने का प्रयास किया कि क्रिया विशेषण क्या काम करता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या काम करता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया के बारे में बात करे, जो क्या काम करे, ये मैं जानबूझकर दोबारा लिख रहा हूं, जो क्रिया के बारे में बात करे, जो क्रिया के बारे में क्या करे, जो क्रिया के बारे में बात करे। और क्रिया के बारे में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, मुझे आप क्या बता सकते हो कि क्रिया के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्रिया के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई जल्दी से। बहुत शानदार, आपका कमेंट यही। वो अलग है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उसको अलग बताएंगे। उसको अलग बताएंगे, पर पहले बेसिक बात बताते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिया के बारे में बात करें, क्या क्या बात क्रिया के बारे में आपकी हो सकती है, ये बताइए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, किसने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। जो मैं चाहता था वही उत्तर आया है, वही उत्तर आया है। तो यहां पर देखो क्रिया के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो क्रिया के बारे में बात हो सकती है कि क्रिया कहाँ हो रही है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि क्रिया के बारे में बात हो सकती है कहाँ, कि क्रिया कहाँ हो रही है। दूसरी बात हो रही है कि क्रिया कब हो रही है ना, कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है, कहाँ और कब। उसके बाद बात हो सकती है क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है। और चौथी बात है कितना, क्रिया कितना या कितनी हो रही है, कितनी हो रही है। ये 4 बातें, ये 4 बातें हो सकती हैं किसके बारे में, क्रिया के बारे में। 4 तरह की बातें हो सकती हैं। अगर इन्हीं से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे तो पहला पॉइंट निकल करके आएगा कि क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, क्रिया कहाँ हो रही है, ये बात निकल कर आएगी। क्रिया कहाँ हो रही है या हो रही थी, क्रिया कहाँ हो रही है, हम बिल्कुल प्रेजेंट में इसको लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या निकल करके आएगा कि क्रिया कब हो रही है। क्या हो रही है बाबू, क्रिया कब हो रही है, क्रिया
कब हो रही है, ये क्रिया के बारे में बात हो रही है ना, कि कहाँ हो रही है, कब हो रही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन निकल करके आएगा कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है। अब मैं आपसे एक इन चारों क्वेश्चन के आंसर जानने का प्रयास करूंगा, जो आपको बहुत अच्छे से बताने हैं। क्या कि क्रिया कहां हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी हो रही है। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिया कहां हो रही है, तो इसके उत्तर में हमको क्या चीज मिलेगी, ये बताओ। इसके उत्तर में हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या शब्द निकल करके आएगा हमारे उसमें, क्या निकल करके आएगा, किसके बारे में यहां पर बात होगी जब हम पूछेंगे कि क्रिया कहां हो रही है। तो आपका उत्तर आएगा कि कहां का उत्तर तो कोई स्थान हो सकता है। क्या हो सकता है, कहां का उत्तर तो कोई स्थान हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई, कोई स्थान, क्योंकि किसी न किसी स्थान पर ही कहां शब्द का उत्तर जाकर के ठहरता है। क्रिया कब हो रही है, तो इसका उत्तर किससे रिलेटेड होगा, इसका उत्तर रिलेटेड होगा समय से, क्योंकि कब का उत्तर समय ही है और समय को ही काल कहा जाता है, समय को ही काल कहा जाता है। क्रिया कैसे हो रही है, तो कैसे जो शब्द है ये तरीके के पर जाकर ठहरता है कि क्रिया कैसे हो रही है, तो इसका उत्तर किसमें आएगा, इसका उत्तर तरीके पर ठहरेगा कि क्रिया कैसे हो रही है। तरीका, तरीके को ही क्या कहा जाता है, तरीके को ही रीति कहा जाता है, रीति। और चौथी बात है क्रिया कितनी हो रही है, तो जब कितनी होने के बारे में बात होगी तो कितनी, उतनी, जितनी, कितनी, तो कितनी जो बात करेगी इसका उत्तर हमको मात्रा के तौर पर मिलेगा कि मात्रा कितनी। तो क्या होगा, आप हमेशा देखो कि मात्रा की श्रेणी में चीजें जाकर के खड़ी हो जाएंगी। और मात्रा को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई, परिमाण कहा जाता है। और बधाई हो आप सबको कि आपने यहां पर डेरिवेट कर लिया है, आपने यहां पर क्रिया विशेषण के भेदों को बहुत खेल खेल में निकाल करके खड़ा कर दिया है। इसी आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया, है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहले नंबर पर आपका आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है, दूसरे नंबर पर, क्योंकि क्रिया कब हो रही है, तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है मेरे भाई कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता है रीतिवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। और चौथे नंबर पर हमारे बाबूजी क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा, परिमाणवाचक। चौथे नंबर पर हमारा कौन सा आ जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण निकल करके सामने आ जाएगा। तो कितना सरल है चीजों को करना और कितना सरल है चीजों को बनाना, कि बस इन 4 पॉइंट्स को याद रखो कि जब भी क्रिया के साथ कहां का उत्तर मिल जाए, है ना, जब भी आप क्रिया के साथ कहां लगाएं, तो जो उत्तर में हमको प्राप्त होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जब भी आप क्रिया के साथ में कब लगाएंगे, तो जो उत्तर प्राप्त होगा डेफिनेट सी बात है वो हमको समय के बारे में बताएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जब भी क्रिया के साथ आप कैसे लगाएंगे, तो एक तरीके, एक रीति के बारे में पता चलेगा, तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगेगा। और उसके बाद जैसे ही आप क्रिया के साथ कितनी लगाएंगे, तो आपको उत्तर के रूप में परिमाणवाचक पता लगेगा। इज दैट क्लियर, बताइए, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या मुझे लगता नहीं है कि आपके सामने होगी। और इससे सरल तरीका क्रिया विशेषण के भेदों को समझाने का हो सकता है, क्योंकि पेपर में कोई भी वाक्य देकर के पूछा जा सकता है, कोई भी वाक्य देकर के पूछा जा सकता है। तो आपको यह बात देख लेनी है कि वहां पर कहां का उत्तर मिल रहा है, कब का उत्तर मिल रहा है, कैसे का उत्तर मिल रहा है, या कितने का उत्तर मिल रहा है। तो तुरंत आपके सामने भेदों का स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, वो पेपर में भेद भी पूछ लेगा, तो आपको दिक्कत, समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। सिलेबस 2 महीने में, 2.5 महीने में खत्म करने का आशय नहीं है। आशय है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, बेस तैयार हो, फाउंडेशन बहुत जबरदस्त हो। अभी इसके बाद दरोगा की भी तो तैयारी करनी है, दरोगा भी तो देना है मेरे भाई। अब क्या मतलब बस इसको रट करके कांस्टेबल निकाल लेना है, फिर दरोगा के लिए अलग से मेहनत ना,
ये एक ही बार में मेहनत हो जाएगी, दरोगे के टाइम पर रिवीजन करना, बस नंबर 40 में 40 आएंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, क्योंकि ये मैंने मूल भेदों की चर्चा करी है, अब क्रिया विशेषण के भेदों को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि अलग अलग आधारों पर अलग अलग क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। हाँ, अलग अलग उसके भेद आपके रहते हैं, तो इन भेदों को थोड़ा सा समझ लेना हमको जरूरी है। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप मेरे साथ में यहां पर बना लें, फिर उसके बाद हम सीधे ही इन भेदों पर चले जाएंगे। उन जो अभी मैं दूसरे भेद बताऊंगा उनको हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में चला जाता है और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जब हम प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे देन हम उन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे थ्रू क्वेश्चंस, है ना, थ्रू क्वेश्चंस। इनको आप ध्यान रखें, इनको आप ध्यान रखें। तो यहां पर आप मेरे साथ में लिखें मेरे भाई, क्रिया विशेषण के भेद। क्या लिखें? क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, और इनके आधार आपको यहां पर बना लेने हैं और देख लेने हैं। तो यहां पर आप लिखो 3 आधारों पर। इनके कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। तो पहला आधार हम यहां पर लिखेंगे, दूसरा आधार यहां पर लिखेंगे, और तीसरा आधार हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी अभी हमने देखे, ये जो अभी 4 हमने देखे, ये देखे हमने अर्थ के आधार पर। किस आधार पर मेरे बाबू? ये हमने देखे अर्थ के आधार पर। तो अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश एग्जामिनर करेगा पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन बना देगा आपके कि भाई ये बताओ कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें अभी अभी हमने देखने का प्रयास किया। सबसे पहले कौन सा आ जाता है? सबसे पहले हमारा आ जाता है स्थानवाचक। और बार बार हम क्रिया विशेषण नहीं लिखेंगे क्योंकि टॉपिक ही हमारा है, तो उससे हमारी लेखनी ही कमजोर होती है, कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है। तो स्थानवाचक आ गया। उसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा कालवाचक। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा मेरे बाबू? इसमें कालवाचक आ जाएगा। द थर्ड वन इज स्थानवाचक, कालवाचक। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा कैसे? रीतिवाचक आ जाएगा। और चौथे नंबर पर इसी में हमारा क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? परिमाणवाचक इसी में हमारा आ जाएगा। तो ये 4 चीजें, ये 4 भेद अर्थ के आधार पर आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है वाह गुरुजी, गर्दा उड़ा दिया, अब तक कहां थे? हिमालय की गहन कंदराओं में मैं तपस्याओं में रत था, अब मैं आ गया हूं भारत के भाग्य को बदलने। हाँ, अब भारत के भाग्य को बदलने मैं यहां पर आ चुका हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है रूप के आधार पर। इसके आधार पर? रूप के आधार पर। इसके आधार पर? रूप के आधार पर। आप नहीं, जिसने कहा गर्दा उड़ा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से थैंक यू यार। जब बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है, यानी कि हमारी मेहनत भी सफल हो रही है, जो हम चीजें बताने का प्रयास करते हैं। तो रूप के आधार पर आपको बोल देना है कि इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? इसके 3 प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें देखना चाहें तो मूल क्रिया विशेषण आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? मूल क्रिया विशेषण आपके आ जाते हैं। मूल क्रिया विशेषण आपके आ जाते हैं। सेकंड वन इज आपके यौगिक क्रिया विशेषण आ जाते हैं। कौन से? यौगिक क्रिया विशेषण आपके आ जाते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण आपके यहां पर आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आपके यहां पर कौन से आ जाएंगे? स्थानीय। स्थानीय। देखो, मैं चाहता हूं आपका उच्चारण भी बहुत शुद्ध हो। मैक्सिमम लोग स्थानीय को स्थानीय बोल देते हैं, ये स्थानीय स्थानीय बोल देते हैं। अरे यहां पर छोटी की मात्रा थोड़ी है, यहां पर ह्रस्व स्वर थोड़ी है, यहां पर तो दीर्घ स्वर है, और ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा यानी इक्वल टू 1 सेकंड का समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा यानी कि 2 सेकंड का समय तो लगना चाहिए। तो यहां पर लिखा है स्थानीय, ये शब्द है स्थानीय। जैसे हम कहते हैं कि आपका परीक्षा में कौन सा स्थान आया है, आप परीक्षा भी नहीं बोलते हो, आप परीक्षा बोल देते हो। इसीलिए आपके वर्तनी जो आती है ना, वो शब्द शुद्धि जो आती है, वहां प्रश्न गलत होते हैं। तो आप शब्दों को बिल्कुल अगर वैसा उच्चारण करेंगे जैसे वो हैं, तो आप कभी भी वर्तनी में गलती नहीं करेंगे। अब देखो, आप लिख लेते हैं परीक्षा, पेपर में आता है परीक्षा और परीक्षा, तो आप परीक्षा को टच कर देते हैं, छोटी की मात्रा को। अगर आप जिंदगी में हमेशा बोलते रहेंगे परीक्षा, तो आपको सेकंड नहीं लगेगा कि भाई इसका ये चीज है परीक्षा। ठीक है, ऐसे ही तमाम शब्द आपके होते हैं जिनको आपको सही ढंग से बोलना चाहिए। स्थानीय शब्द है, ना कि स्थानीय।
और तीसरे नंबर पर हमारा ये आपका आ जाता है प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कौन से आ जाते हैं बाबूजी? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 आधारों पर हम चीजें देखने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां पर अगेन हमारे कितने आ जाते हैं? 3 प्रकार इसमें अगेन आपके आ जाते हैं, जिसमें आपका क्या आ जाता है? साधारण क्रिया विशेषण आ जाता है। क्या आ जाता है? साधारण क्रिया विशेषण। हम ऐसे लिख देंगे, साधारण क्रिया विशेषण आ जाता है। उसके बाद हमारा अनुबद्ध आ जाता है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण हमारा आ जाता है। और अगेन भाई हमारा यहां पर आ जाता है तीसरा संयोजक क्रिया विशेषण। ये कौन सा? संयोजक क्रिया विशेषण हमारा यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देखो बहुत स्पष्ट रूप से कि ये क्रिया विशेषण के भेद हैं जो आपको समझने चाहिए। हमको सबसे ज्यादा जो जरूरी है जहां से प्रश्न आते हैं वो ये वाले हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। रूप के आधार पर बस इतना आपको पता होना चाहिए, उतना आपके लिए काफी है। एएसआई बैच के बारे में बात नहीं करते। हुकुम, ये गलती हो गई हमसे। एएसआई वाले बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ दिल से। और आप में से उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। क्या है ना कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, 90 वर्ष से ऊपर की मेरी अवस्था है। और हाँ, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीजों को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज है हमारा क्रिया विशेषण वाला टॉपिक। और हाँ, हिंदी में नंबर पूरे आएंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। सबसे पहले यहां पर हेडिंग आप डालिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। कौन सा? स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी हमको स्पष्ट रूप से बात पता लगी गई है कि स्थानवाचक क्या है, जो क्रिया के बारे में कहां का उत्तर देगा, है ना। क्रिया के बारे में जब पूछा जाएगा क्रिया कहां हो रही है, जो हमको उत्तर में मिलेगा वो स्थानवाचक रहने वाला है। तो वाचक मतलब क्या हो जाएगा बाबूजी? वाचक हो जाएगा बताने वाला। वाचक क्या हो जाएगा बाबूजी? वाचक हो जाएगा बताने वाला। और स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब तो स्थान ही होता है। स्थान का मतलब क्या होता है? जगह होती है। और अगर मैं सीधे सीधे एक बार लिखूं कि जो कहां का उत्तर, जो कहां शब्द के उत्तर में मिले, जो कहां शब्द का उत्तर हो, जो कहां शब्द का उत्तर हो, ये बात मैंने बिल्कुल सही कही या गलत कही? उत्तर हो, जो कहां शब्द का उत्तर हो उसी को स्थान कहा जाता है। कि कहां जा रहे हो? जलेबी खाने। कहां जा रहे हो? चाट वाले के यहां पर। कहां जा रहे हो? बर्गर वाले के यहां पर। तो बर्गर वाले के यहां पर यानी कि आपने जो स्थान के बारे में बात करा। कहां जा रहे हो? मॉल में। कहां जा रहे हो? दिल्ली। कहां जा रहे हो? बेंगलोर। तो स्थान के बारे में आप बात जब करेंगे तो वहां पर क्या चीज हो जाएगी मेरे भाई? वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात होगी। तो अगर इसकी एक परिभाषा आपको बता देनी है तो आप सीधे सीधे एक चीज लिख दीजिए कि वे शब्द, इसकी परिभाषा, वे शब्द, बहुत सरल ढंग से इन चीजों को देखें और बहुत सरल ढंग से चीजों को जानने का प्रयास करें। हिंदी बहुत सरल है अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, वे शब्द जिससे क्रिया के स्थान का पता चलता है, बात खत्म। जिससे क्रिया के स्थान का पता चलता है, जिससे क्रिया के स्थान का बोध होता है, पता चलता है। वे शब्द जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और स्थान के बारे में भी अगर आप देखना चाहें तो स्थान में भी 2 चीजें आ जाती हैं। स्थान में भी 2 चीजें आ जाती हैं। कहां जा रहे हैं? बीवर जा रहे हैं? समोसे वाला एग्जांपल नहीं दिया। वजन बढ़ा हुआ है ना, एक तो 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था, 108 किलो वजन। अभी यूपी पुलिस एसआई का पेपर हो जाएगा ना, ये दौड़ लगाएंगे। इनके साथ फिर मैं भी दौड़ लगाऊंगा। मेरे को वजन घटाना है भाई, कम से कम 30-35 किलो तब तो जाके मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ,
ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो यहाँ पर जो स्थान है ये भी दो चीजों के बारे में आपका बात करता है। पहली बात क्या करता है, ये स्थिति के बारे में बात करता है। किसके बारे में, ये स्थिति के बारे में बात करेगा, ये स्थिति के बारे में बात करेगा। और दूसरी बात है ये दिशा के बारे में बात करेगा। स्थान भी दो तरीके से बताया जा सकता है, पहला स्थिति और दूसरा दिशा, पहला स्थिति और दूसरा दिशा। तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट यहां पर बना लूं, स्थानवाचक के साथ में ही एक पॉइंट यहां पर बना दूं कि भाई हमारा सबसे पहले इसी के अंतर्गत आ जाता है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक, तो स्थितिवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हमारे कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखो जैसे बाहर शब्द आ गया, ठीक है, तो बाहर है ना, बाहर स्थिति को बता रहा है। अभी जब एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम लिख रहे हैं बाहर, जैसे हम लिख रहे हैं इसका उल्टा भीतर, जैसे हम इसके आगे लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं आगे, जैसे हम लिख रहे हैं सर्वत्र, जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर सब जगह, सब जगह शब्द भी सर्वत्र की श्रेणी में ही आपका आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं सामने, जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर सामने, जैसे हम लिखें यहां, जैसे हम लिखें वहां, जैसे हम लिखें जहां, है ना, जहां, और जैसे हम लिखें कहां, ये कहां भी अपने आप में क्या हो जाएगा, आपका स्थितिवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में जाएगा। तो हम क्रिया विशेषण शब्दों को देख रहे हैं। तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण में दो चीजें आएंगे, स्थिति। तो जैसे आप उदाहरण देखने का प्रयास करो तो उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम सीधे सीधे लिखते हैं यहां पर भीतर जाइए, जैसे हमने यहां पर लिख दिया भीतर जाइए। अगर आपके दिमाग में भी एग्जाम्पल आया करे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब महानुभावों से, आप सब महोदयों से, कि यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए, हाँ आपको क्या लिखना चाहिए, हाँ आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए, आपको यहां पर एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा यहां पर भीतर जाइए, जैसे मैं यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, दिनेश, दिनेश यहां आओ, दिनेश यहां आओ, दिनेश यहां आओ। जैसे मैं इसमें तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, परमात्मा, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है। तो क्रिया का मतलब केवल करना नहीं है, होना भी क्रिया होता है। आपको पता है होना भी क्रिया है। मैं लड़का हूं तो मेरा लड़का होना भी क्रिया की श्रेणी में चला जाएगा, होना भी अपने आप में क्रिया है। परमात्मा सर्वत्र है। और एक एग्जाम्पल इसमें लिखूं, आप आगे चलिए, जैसे हम इसमें लिख रहे हैं आप आगे चलिए। तो आप इनमें क्या लगा करके देखो, आप इनमें स्पष्ट रूप से देखो कि जाइए ये क्रिया है, आओ ये क्रिया है ये क्रिया है, और चलना ये सब की सब आपकी यहां पर क्रिया है। इनको हम स्पेशली मेंशन कर देते हैं। ये क्या है, ये हमारा यहां पर क्रिया की श्रेणी में आ रहा है। ये जाइए जो है ये भी हमारा क्रिया की श्रेणी में आपका आ रहा है, जाइए, और आओ ये भी हमारे क्रिया की श्रेणी में आ रहा है। परंतु आप जैसे देखेंगे कि भीतर जाइए ये क्रिया के बारे में बात आ रहा है, यहां आओ ये क्रिया के बारे में बात कर रहा है, सर्वत्र है ये क्रिया के बारे में बात कर रहा है, और आगे चलिए ये क्रिया के बारे में बात कर रहा है। और क्रिया के बारे में जो बात हो रही है वो यहां पर स्थिति, स्थिति का मतलब यहां पर सिचुएशन के बारे में बात हो रही है कि कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर वो लोकेटेड है ना, स्थित होने के बारे में बात हो रही है। स्थिति यानी स्थित होने के बारे में बात हो रही है। और अगर आपको एक बात और प्रैक्टिकल करके देखनी हो, एक चीज और समझ करके देखनी हो, तो आप क्रिया के साथ में कहां लगाकर देखिए। जैसे भीतर जाइए, कहां जाइए, तो कहां के परिणाम स्वरूप जो शब्द हमको प्राप्त होना चाहिए वह स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो भीतर जाइए, कहां जाइए, तो भीतर स्थान है। दिनेश यहां आओ, कहां आओ, तो यहां शब्द हमको प्राप्त हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र है, कहां है, सर्वत्र, ठीक है। और आप आगे चलिए, कहां चलिए, आगे। तो यहां पर जो ये शब्द हैं, बाहर, भीतर, आगे, सर्वत्र, सब जगह, सामने, यहां, वहां, जहां, कहां, ये सारे के सारे शब्द स्थिति को बताने का काम करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। नहीं फैट बर्नर वगैरह मत भेजना भाई, मैं नेचुरल तरीके से ही करूंगा। हाँ
नेचुरल तरीके से चीजों को करूंगा और करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई है? मुझे एक बार बताइए, कोई डाउट तो नहीं है मेरे बच्चों? हाँ, गांव के बाहर एक नदी है। कहां है? बाहर है। तो जो कहां का उत्तर दे, क्रिया के साथ कहां लगाकर जो उत्तर मिले, ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई। इसको क्रिया स्थानवाचक में क्रिया के साथ कहां लगाने पर जो उत्तर प्राप्त हो, क्रिया के साथ कहां शब्द जोड़ने पर, ठीक है, कहां जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त हो, जोड़ने पर जो उत्तर मिले, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका होता है। तो ये चीजें जाननी चाहिए, और ये चीजें डेवलप कब होती है? जब हम थोड़ा सा क्लास में टाइम देते हैं, तब चीजें हमारी डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमारा स्थितिवाचक होता है और दिशावाचक होता है। तो दूसरे नंबर का जो हमारा दिशावाचक होता है, इसको भी हम देखने का प्रयास करें। दिशावाचक, तो दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब यहां पर डायरेक्शन से है, दिशा का मतलब यहां पर डायरेक्शन से है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, निदेश देते हैं, इधर जाओ, उधर जाओ, वहां जाओ, है ना, इस तरह से जो चीजें हैं, है ना, इधर उधर, ये सब चीजें जो होती हैं, ये डायरेक्शन में जाती हैं। दिशा अगर आप कह रहे हैं, तो दिशा का रूढ़ अर्थ आपकी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ईशान हो गया, आग्नेय हो गया, नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया, इत्यादि इत्यादि, आपकी 8 दिशाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं आपकी मानी जाती हैं। इनको ध्यान रखें। तो डायरेक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड आपके यूज हो सकते हैं? तो देखो, जैसे आप इसमें लिखें इधर, आपने लिख दिया इधर, तो इधर आओ, जैसे आप लिख रहे हो इधर, तो इधर आओ, तो इधर वैसे तो है स्थान के बारे में ही, पर हम उसमें डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा उधर, तो इधर आओ, या ऐसे भी तो कह सकते हैं उधर जाओ। तो कहां जाओ? उधर जाओ। कहां आओ? इधर आओ। तो कहां के उत्तर में जो हमको मिल रहा है वो स्थानवाचक है, परंतु उसमें भी 2 चीजें हैं, स्थितिवाचक, यानी कि कहीं पर अगर कोई चीज स्थित है तो स्थितिवाचक में, जैसे हमने देखा आगे, सर्वत्र, है ना, यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, ये सब चीजें आई। और ये दिशा, डायरेक्शन देने के बारे में हमारी बात हो रही है। जैसे हम इसमें लिखें दाएं, जैसे हमने लिखा इसमें दाएं, जैसे हमने इसमें लिखा बाएं, है ना, दाएं 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 चलो, बाएं चलो, दाएं हटो, बाएं हटो। तो ये डायरेक्शन देने के काम में चीजें हमारी आ रही हैं, उनको देखना और सीखना चाहिए। जैसे हम यहाँ इसमें लिखें दूर, और जैसे हम इसमें लिखें चारों तरफ, जैसे इसमें लिखें हम चारों तरफ, तो आदि आदि जो शब्द हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे? वो दिशावाचक में आ जाएंगे। तो इनके उदाहरण आपको देखने का प्रयास करना चाहिए, उससे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। जैसे उदाहरण में हम लिखें रमेश, हाँ, रमेश चारों तरफ, रमेश चौतरफा, चारों तरफ को चौतरफा भी कहा जा सकता है। तो दिमाग आपको खुला रखना है पेपर में कि एग्जामिनर कैसे आपको फंसाना चाहता है और आप कैसे उसको बाइकआउट करके निकलते हैं एकदम से। तो रमेश चारों तरफ देखता है, रमेश चारों तरफ देखता है, ठीक है, रमेश चारों तरफ देखता है। तो डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। देखो यहां पर देखता है, और देखता कहां है? अब इसमें एक प्रश्न भी तो बन जाएगा कि देखता है, तो देखता कहां है? देखता कहां है? तो कहां के उत्तर में हमको क्या मिलेगा? तो भाई सब चारों तरफ देखता है। तो चारों तरफ यहां पर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और स्थानवाचक में भी ये उसका जो उपभेद है दिशावाचक, दिशावाचक में आपका चला जाएगा, दिशावाचक में आपका चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अगेन एक और एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करें। जैसे कोई सीधे ही कहे इधर आओ, है ना, इधर आओ। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है अपनी, हाँ, अपने दाएं देखो, अपने दाएं देखो। जैसे कोई लिखे अपने दाएं देखो, तो कहां देखो? कहां देखो? तो दाएं देखो। इधर आओ, तो कहां आओ? इधर आओ। कहां देखो? दाएं देखो। तो यहां पर दाएं और यहां पर इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये दिशावाचक में
आपके चले जाएंगे, दिशावाचक में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? बताने का प्रयास करें। एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, राम सड़क के बाएं, चलो बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई। अभी एक मूवी आ रही है, उससे भी बॉयकॉट करना है। कौन सी मूवी आ रही है? अरे तुम भी ये पॉलिटिकल, हाँ आप तुम भी ये पॉलिटिकल देखो। मेरे भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत जरूरी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसी कंडीशंस को लाइफ में जरूर फेस किया होगा जब आप पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति, समस्या या आपदा आई होगी, जरूर। चाहे अभी किया हो, कुछ साल पहले किया हो, या बहुत पहले किया हो, या नहीं किया है तो आने वाली हैं चीजें, आती हैं, ये सबकी लाइफ में आती हैं चीजें। और उस समय एक चीज आप देख लेना, उस समय कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, एक सिंगल पर्सन आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपके परिवार के सदस्य भी। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, कुछ अपवादों को छोड़कर बात अलग है, पर 99.9999999 जितने नाइन लगा लो उतना कोई खड़ा नहीं होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार वाले, ना कोई दुनियादारी, ना पड़ोसी, ना दोस्त, ना ही कोई पॉलिटिशियन काम आएगा। इस चीज को ध्यान रख लेना। किसी भी पॉलिटिशियन के पास आप जाना, आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। आपको मीठे मीठे आश्वासन मिलेंगे, कोई भी संगठन आपकी मदद नहीं करने आएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर मदद कौन करेगा? मदद आप खुद करोगे, समस्याओं के समाधान आप खुद निकालोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल और केवल काम करो अपने ऊपर। क्या? अपने बौद्धिक स्तर पर काम करो, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने शरीर को फिट रखो, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाओ, अपनी सोच को मॉडर्न करने का कोशिश करो। मॉडर्न करने का मतलब है विकसित करने का प्रयास करो। अपने आध्यात्मिक उत्थान पर ध्यान दो। आप जो भी आध्यात्मिक जो है वो अध्यात्म शब्द से बना है, जिसमें अधि उपसर्ग है। अधि का मतलब है पास जाना, आत्म मतलब आत्मा के, यानी कि अपने और नजदीक जाना, अपने आप को जानने की कोशिश करो, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। ठीक है? अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करो, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाओ, ये काम आपको करने हैं। किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से किसी का फायदा नहीं हुआ है एक्सेप्ट नेताजी। नेताजी का फायदा होता है खूब दबा करके, बाकी जनता भेड़ बकरियां हैं। भारत 4 भागों में बटा हुआ है। पहले हैं गरीब लोग, फिर जैसे हम लोग हैं, दूसरे हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे जॉब लग जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे उस गरीबी से। उसके बाद तीसरे आते हैं बड़े बिजनेसमैन, और चौथे हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन सब चीजों को रन करते हैं बिजनेसमैन के साथ मिलकर के। पहला जो हम गरीब लोग हैं, हम बहुत बड़ी संख्या में हमसे वोट्स लेते हैं। जब हम में से ही कुछ उछल करके बाहर निकल जाते हैं, इस परिधि से हम पैसे कमाने लगते हैं, तो हमसे ही टैक्स के रूप में पैसा वो निकालते हैं। थर्ड वन, वो बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर के, चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर के क्या करती है? बहुत बड़े बड़े सेटिंग करती है, जिससे हमारी जेब से और पैसे निकाले जा सके। और फाइनली एंजॉय कर रहे होते हैं कौन? आपके पॉलिटिशियन। जिन पॉलिटिशियंस को आप बहुत अच्छा समझते हो, उनके बैंक अकाउंट्स को कभी अगर कोई चेक करने लगे तो 15,000, 20,000, 30,000, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ भी उनके खाते में मिल जाए। इसलिए किसी भी विचारधारा, आपका काम नहीं है किसी भी मूवी को बाइकआउट करना या उसको सपोर्ट करना। आपका काम है केवल अपने आप को सपोर्ट करना, और आपके माँ बाप के ढलती उम्र को सपोर्ट करना, जो केवल आपसे एक आशा चाहती है कि मेरा बालक कामयाब हो जाए। क्योंकि बाप सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जाते जाते पूरी उम्र थक चुका है, और माँ उस चूल्हे पर या उस घर में काम करते हुए असुविधाओं में, सुविधाओं के अभाव में अब परेशान हो चली है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? अपने उत्थान की तरफ ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले अपना कल्याण किया जाता है, दूसरे का कल्याण बाद में होता है। चलिए ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जो बात मैंने आपको बताई है वो भी आपको समझ में आई होगी। इसलिए मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल विचारधारा को बहुत ज्यादा मानता नहीं हूं, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है और सही होने की उम्मीद बहुत कम है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हर आदमी बेटरमेंट की कोशिश करेगा अपनी, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग कल, और कल इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल इस टॉपिक को पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए, और जी जान लगाइए कि इस बार एक वर्दी आपके शरीर पर आ जाए, बदन पर आ जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस।